चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड को हमने बोला था एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक का मतलब है कि एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। तो इसका थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड का जो एम्फोटेरिक नेचर था उसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या एम्फोटेरिक का मीनिंग तो सबको ही पता है कि जो आपका एसिड से भी रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन दे दी जाए कि आप एसिड के साथ और बेस के साथ पहचानिए तो कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि NaOH रिएक्ट करता है Al2O3 के साथ, तो ये बनाता है NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ा था। NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी या H2O बनेगा। ये 2 है, ये 2 है, देख लीजिए जरा सा। 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, 5 ऑक्सीजन है, 4 यूज हो गए। तो यहाँ पे बनेगा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी, क्या बनेगा? वाटर। तो ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया वाटर, और ये रिएक्शन हो रही है बेस से। इसका मतलब यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। इस रिएक्शन में Al2O3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर दूसरे रिएक्शन को हम लोग देखें, एसिड के साथ रिएक्शन देख लें इसका, Al2O3 की रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 के साथ। तो H2SO4 के साथ ये Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस बना लेगा और वाटर अलग हो जाएगा। रिएक्शन सही लिखा है। H2O होगा ना? यहाँ पे ये भाई एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना, एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है, नीचे वाला जो रिएक्शन है, ये बेसिकली इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। इसमें एक और रिएक्शन होता है कि पहले तो Al2O3 का जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। और फिर ये एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर, ये जो हमने लिख दिया इस तरीके से, ये रिएक्शन ऐसे सीधे सीधे नहीं होता है। ये किस तरीके से होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पहले वाटर से रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड H2SO4 से रिएक्ट करके Al2SO4 होल थ्राइस बनाता है।
क्लियर है बात? ऑनलाइन वाले बच्चे इसके बाद अगर हम देखें कि पहली रिएक्शन हमने देखी थी कि Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 बना लिया था और वाटर बना लिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि पानी में उसका रिएक्शन हो रहा है, सपोज जैसे अभी एसिड वाला देखा हमने, तो Al2O3 वाटर से रिएक्ट करे और पहले बना ले AlOH होल थ्राइस, और आफ्टर देन ये OlOH होल थ्राइस अगर NaOH से रिएक्शन करता है तो एक रिएक्शन आपको और देखने को मिल सकती है। एक सॉल्ट आपको ऐसा देखने को मिल सकता है Na प्लस AlOH होल 4 माइनस Na प्लस AlOH होल 4 माइनस। क्लियर है बात? ये जो सॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है इसका नाम हम लिखते हैं सोडियम। इसके बाद सीधे एल्यूमिनियम का नाम नहीं लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका होता है OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम लिखते हैं टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट। और अगर इसमें हम लोग एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 3। चार्जेस क्योंकि हमने दिखाए हैं इसलिए इसका हम नाम लिख सकते हैं आयन। अभी इस कंपाउंड का नाम आपको बता दिया, बाकी इसकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब नेमिंग सीखेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है बेसिकली। तो इनके एसिडिक और बेसिक नेचर की बात हो गई आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, और बाकी के ऑक्साइड का नेचर कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन आपका एम्फोटेरिक है, इसकी बात हम लोग कर चुके थे। अब आगे बात करते हैं कि अगर एसिड से रिएक्शन होता है 13 ग्रुप के एलिमेंट की, अगर एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है। तो पहली लाइन ये है कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, तो जैसे HCl हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो बोरॉन तो रिएक्ट ही नहीं करता इनसे, जबकि हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिए जाते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं तो इनसे रिएक्शन देखने को मिलता है। किससे देखने को मिलेगा? H2SO4 और HNO3 के मिक्सचर से। बाकी HCl से रिएक्ट ये बोरॉन नहीं करेगा। तो क्या रिएक्शन है, क्या बनेगा वो देख लेते हैं। बोरॉन की रिएक्शन अगर करा दो HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। H2SO4 और HNO3 इसमें लिए जाएंगे 1:2 के रेशियो में।
तो इस रिएक्शन में बोरॉन का एक बोरॉन ऑक्सीडाइज हो जाता है और बोरॉन का एक एसिड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड, और NO2 गैस रिलीज होती है, H3BO3 बन जाता है, इसको हम नाम देते हैं बोरिक एसिड, और NO2। अगर हम बैलेंस करें रिएक्शन को तो यहाँ पे 3NO2 ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए 3HNO3। मतलब इस रिएक्शन में इस रेशियो में लिए जाते हैं, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दोनों को लेना पड़ता है और इनका रेशियो ये रहता है। बाकी जो होंगे एलिमेंट वो रिएक्ट करेंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो HCl से भी रिएक्ट करेंगे, HNO3 से भी करेंगे, H2SO4 से भी करेंगे। नोट हो गया क्या यहाँ तक? एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अदर एलिमेंट react with HNO3, H2SO4, HCl, इन सब के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम की अगर रिएक्शन देख लें HCl के साथ तो AlCl3 बना लेता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/3 बनाना पड़ेगा या डबल करते हैं, 2Al + 6HCl, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एल्यूमिनियम। अगर HNO3 से रिएक्शन करा दें एल्यूमिनियम का, यहां तक हो गया क्या? अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन HNO3 से करा दें तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है और वो एल्युमिनियम को पैसिव बना देता है, इनएक्टिव बना देता है। मतलब एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3 और ये Al2O3 की लेयर आ जाएगी, लेयर ऑन एल्यूमिनियम। ये ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी एल्यूमिनियम के ऊपर। मान लो एल्यूमिनियम का कंटेनर है, उसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रखा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक बार रिएक्ट करेगा, जितना लेयर में फर्स्ट लेयर में एल्यूमिनियम है उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करेगा, Al2O3 ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी और ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से अब फर्दर HNO3 जो अंदर एल्यूमिनियम है उस लेयर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर बना करके पैसिव हो जाता है उसकी रिएक्टिविटी बंद हो जाती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्योंकि इतना ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की अगर आप बात करो तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को अगर आप ग्लास वगैरह के कंटेनर में रखोगे तो वो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 धीरे धीरे ग्लास को ब्रेक कर देता है, टूट जाता है ग्लास। तो इसीलिए अगर हम लोग चाहें तो इसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में रख सकते हैं। पहले क्या होगा कि थोड़ा सा एसिड
ऊपर वाली लेयर से रिएक्ट करेगा कंटेनर की, और फिर Al2O3 बन जाएगा ऑक्साइड की लेयर, और ये जो लेयर होगी ये क्या करेगी, पैसिव कर देगी एल्यूमिनियम। बाकी एल्यूमिनियम हमारा कंटेनर वैसा का वैसा बचा रहेगा, खराब नहीं। क्लियर है बात यहां तक? इसके बाद अगर हम बात करें एल्कली से रिएक्शन की, तो एल्कली से रिएक्शन 773 केल्विन, मतलब छोटे मोटे टेम्परेचर पे एल्कली से रिएक्शन होगा ही नहीं। 773 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है बोरॉन, उसके पहले क्या होता है, रिएक्ट ही नहीं करेगा, रेजिस्ट करता है। और ये जो बोरॉन है ये एक स्पेशल तरीके के कंपाउंड बनाएगा जिनको हम बोलते हैं बोरेट्स। क्या नाम देते हैं हम इन कंपाउंड्स को, बोरेट्स, और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो टेम्परेचर 773 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए एल्कली से रिएक्ट करने में, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और सॉल्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे बोरेट। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है बोरॉन, तो ये बना लेगा K3BO3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे 6KOH कर दें तो हम बैलेंस कर लेंगे आसानी से। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, पोटेशियम का बोरेट बनेगा, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम बोरेट। इसका मतलब बोरेट आयन को अगर हम बोलना चाहें तो बोरेट आयन की का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बोरेट आयन का अगर हम K3BO3 को पोटेशियम बोरेट कह रहे हैं तो बोरेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बोरेट आयन का, -3। और लोग बताएं ऑनलाइन, -3 दिख रहा है सीधे सीधे, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पोटेशियम +1 है, हमेशा ही होता है पोटेशियम +1, तो BO3 पे कितना चार्ज होना चाहिए, -3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोरेट। एल्यूमिनियम की बेस से रिएक्शन आपको पता ही है, ये भी करवाई थी एल्यूमिनियम की। गैलियम भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अभी एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने देखी थी, ये वाली रिएक्शन कहाँ गई, ये वाली रिएक्शन करी थी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की अगर रिएक्शन कराते हैं बेस से तो पहले वो AlOH होल थ्राइस बनाता है, AlOH होल थ्राइस के बाद ये Na+AlOH होल 4 माइनस बना देता है। इसी तरीके की सेम टू सेम रिएक्शन गैलियम भी करेगा। सेम रिएक्शन कौन करेगा, गैलियम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग सपोज NaOH से, और गैलियम की बात करें, गैलियम की रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं NaOH से, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है, AlOH होल थ्राइस। फिर उसके बाद ये AlOH होल थ्राइस रिएक्ट करेगा NaOH के एक और मॉलिक्यूल से, और ये बना लेगा Na+AlOH होल 4 माइनस।
ठीक है, तो सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन हमको देखने को मिलता है गैलियम, क्योंकि गैलियम भी बताया हमने आपको कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, तो गैलियम में भी इसी तरीके का रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है ये किस तरीके का होगा शेप में, तो कभी भी अगर 4 रेडिकल्स लगे हुए हैं तो चांसेस ये होते हैं, इनको लिगेंड्स बोलते हैं, ये जो लगे हुए हैं, तो 4 रेडिकल्स अगर लगे हुए हैं किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हम बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री में अगर 4 रेडिकल्स या 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल को, तो लिगेंड्स अगर 4 लगे होते हैं तो 4 की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है, टेट्राहेड्रल। किस तरीके की ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। अगर यही इसकी जगह ये 4 लिगेंड्स की सिचुएशन है कि टेट्राहेड्रल अरेंज हो सकते हैं, या डिटेल तो करोगे आप बाद में, 4 लिगेंड्स अगर लगाए आपने तो 4 लिगेंड की सिचुएशन ये है कि 4 जो लिगेंड्स है वो या तो टेट्राहेड्रल लग सकते हैं, या एक और सिचुएशन देखने को मिलती है हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस तरीके से, यहाँ पे सेंट्रल मेटल होता है, यहाँ पे लिगेंड्स लगे हुए होते हैं। अभी अपना जो प्रीवियस केस है इसमें क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम लगा हुआ है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। मोटी मोटी बात कुछ समझ आ रही है ऑनलाइन? ठीक है, अगर किसी और कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसमें 4 लिगेंड लगे हों तो दूसरी सिचुएशन, दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली भी होती है कि मेटल बीच में हो, लिगेंड ऐसे लगे हुए हो, इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये 4 लिगेंड की ये भी सिचुएशन होती है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स पिछले स्लाइड पे उसमें टेट्राहेड्रल ही अरेंजमेंट होता है। इसी तरीके से अगर आपको 6 लिगेंड्स लगाने हैं तो 6 लिगेंड्स की सिचुएशन होती है, 6 लिगेंड्स की सिचुएशन होती है ऑक्टाहेड्रल, मतलब 6 लिगेंड्स अगर लगाओगे आप सेंट्रल मेटल के साथ तो वो ऑक्टाहेड्रल लगते हैं। कैसे, मेटल ये हो जाता है स्क्वायरिक फॉर्म में, 4 लिगेंड लगा दीजिए और एक एक लिगेंड ऊपर और नीचे, जैसे ये मान लो स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के चारों बीच में सेंट्रल मेटल, चारों कॉर्नर्स पे एक एक लिगेंड और ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और नीचे एक। क्लियर है बात? इसके बाद बात की गई है कि भाई एल्यूमिनियम और ये गैलियम तो रिएक्ट करते हैं, और एल्यूमिनियम और गैलियम जब इससे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। एक्वा सॉल्यूशन में ये रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं गैलियम और अब अगर हम लोग बात करें कि कौन एल्कली से रिएक्ट नहीं करेगा तो उसमें आपको याद रखना है इंडियम और टीएल, आईएन और टीएल ये रिएक्ट नहीं करते। आईएन स्टार बना के इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, ई आईएन और टीएल नॉट रिएक्ट विद एल्कली। इनऑर्गेनिक में रिएक्शन, इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन
कलर से बनता है इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन, ज्योमेट्री से बनता है इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा, बॉन्डिंग से बनेगा, या इनऑर्गेनिक में रिएक्शन में आपको कौन रिएक्ट कर रहा है कौन नहीं रिएक्ट कर रहा है उससे असर्शन रीजन बनेगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि एक बात करी थी हमने कि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाया जाता है, किसके थ्रू बनता है ना? तो बुलेट प्रूफ वेस्ट जो बनता है बोरॉन से बनता है। क्या करते हैं, बोरॉन की रिएक्शन करा देते हैं कार्बन से, बोरॉन की रिएक्शन कराई जाती है कार्बन से। तो और ये रिएक्शन जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है और ये बन जाता है B4C और इसको बोलते हैं बोरॉन कार्बाइड। और ये इतना ज्यादा हार्ड होता है, मतलब बोलते हैं ना डायमंड बहुत ही हार्ड होता है ना? ये इतना ज्यादा हार्ड होता है, डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है। इसकी वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो बनते हैं उसके लिए। इट इज हार्डर देन डायमंड। तो छोटी सी बात याद रख लेंगे कि बोरॉन और कार्बन का कंपाउंड होता है जो यूज होता है आपका बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में। ठीक है, बोरॉन के यूजेस में ये लाइन आएगी, तो यूजेस से सवाल बनाए तो ये बना सकते। ठीक है, अब देखिए नाइट्रिक एसिड कैन सेफली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, ये बता चुके हैं आपको, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पैसिव लेयर बन जाएगी Al2O3 की, जिसकी वजह से आपका नाइट्रिक एसिड को आप वो कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कि बोरॉन जो है किसी भी फैमिली को जब आप पढ़ेंगे, बोरॉन फैमिली पढ़िए, नाइट्रोजन पढ़िए, एल्यूमिनियम कार्बन पढ़िए, कोई भी फैमिली आप पढ़िए, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अदर एलिमेंट से कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है प्रॉपर्टीज में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अदर एलिमेंट से अलग होते हैं। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं और बोरॉन में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। तो एनॉमलस कौन कौन सा बिहेवियर है उस उन पॉइंट्स को हमको याद रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे आप याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट 2500 के करीब है और आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 4000 के करीब, 3923 एंड 2453। तो डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है पर हाई ध्यान रखिए। फिर उसके बाद बोरॉन जो है नेचर में बहुत सारे आपके एलोट्रॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम 3-4 एलोट्रॉप्स जिनकी ज्यादा बात की जाती है उनकी बात करें तो वो एक स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट में, मतलब इनका क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। कभी भी अगर अरेंजमेंट की बात की जाएगी, अरेंजमेंट वर्ड यूज किया जाएगा कि एटम्स अरेंज हैं, तो वहां पे हमेशा बात होती है क्रिस्टल लैटिस की, क्रिस्टल की बात होती है। तो इनका क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल में का एक स्पेशल शेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल सुना है आपने शेप कभी मैथ्स वगैरह में?
सुना है? नहीं सुना है? ऑनलाइन नहीं? पक्का? पक्का? अच्छा, आइकोसा। थोड़ा सा दिखा देते हैं शेप। बाकी आपको क्या याद रखना है? नाम याद रखना है कि कौन से शेप में ये प्रेजेंट होता है ना। ये देख पा रहे हैं आप? ये देख पा रहे हैं क्या ये शेप? अब आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। इस शेप को क्या बोलेंगे? आइकोसा हेड्रल। आइकोसा हेड्रल शेप पे क्या चीज, मेन बात क्या याद रखने वाली है? कुछ खास ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि 12 बोरॉन अटैच होंगे। ठीक है, एक यूनिट जो बनेगी पूरी क्रिस्टल की, एक यूनिट सेल जो बनेगा, जो बार बार रिपीट होगा। क्रिस्टल में क्या होता है कि एक एक यूनिट सेल होती है, वो बार बार रिपीट होके पूरा क्रिस्टल बना देती है। जैसे मान लीजिए वॉल हमें तैयार करनी है, कोई वॉल, तो वॉल में क्या करते हैं, एक ब्रिक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा रखा, इस तरीके से रखते जाते हैं और पूरी वॉल तैयार हो जाती है। तो उस वॉल की बेसिक यूनिट होती है एक ब्रिक, हो गया बेसिक। इसी तरीके से अगर क्रिस्टल फॉर्म होता है तो क्रिस्टल में एक यूनिट सेल होता है, वो यूनिट सेल 1 2 3 4 इस तरीके से 3D में अरेंज किया जाता है। तो अगर बोरॉन के एलोट्रॉप की बात करें तो वहां पे इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल में 12 बोरॉन एटम है और वो किस तरीके से अरेंज है अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इस पे इस तरीके से याद रखिए। देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ये कुछ पेंटागन जैसा दिख रहा है। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, मैं लाइन इसलिए नहीं खींच रही हूं क्योंकि इतनी सारी ज्वाइनिंग ऑलरेडी है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये ऐसा कुछ पेंटागन जैसा दिखाई देगा। देख पा रहे हैं? एक पेंटागन नीचे और एक पेंटागन ऊपर, समझ लीजिए। देख लिया बच्चों आप लोगों ने? एक एक इस पेंटागन के लगभग लगभग सेंटर पे मान लीजिए एटम। देख रहे हैं? ये अरेंजमेंट है किसका? ये सारे के सारे जो ये एटम्स हैं ये क्या है? बोरॉन एटम। ये अरेंजमेंट है B12 और इसी को हम, इस अरेंजमेंट को नाम क्या देते हैं हम? B12 का अरेंजमेंट है और क्या बोलते हैं इसको? आइकोसाहेड्रल अरेंजमेंट। बस इतना ही याद रखना आपको कि 12 एटम्स होते हैं बोरॉन के, और ये इसका नाम याद रखना। नाम आपसे कभी पूछ सकते हैं कौन सा वो है अरेंजमेंट, आइकोसाहेड्रल। क्लियर है बात? yes. अब और क्या बात है, देखिए, बोरॉन शो सम एनॉर्मस बिहेवियर। क्या क्या चीजें हैं? एक तो सबसे पहले स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज है इसका, छोटा होता है सबसे ज्यादा अपने ग्रुप में। हाई आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी है। डी ऑर्बिटल होता नहीं है,
क्योंकि सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल है नहीं, तो वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होगा। हार्डर देन अदर मेंबर, हाई एमपी हाई बीपी, अभी बात हो गई। बोरॉन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, और बाकी सब आयनिक और कोवेलेंट बनाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोक्साइड आर वीकली एसिडिक। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों कैसे होते हैं? वीकली एसिडिक। डिसॉल्व इन एल्कली टू फॉर्म मेटाबोरेट्स। अगर इनको एल्कली में डिसॉल्व करो, बेस में डिसॉल्व करो, अभी हमने नाम पढ़ा था क्या? बोरेट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाम मेटाबोरेट। ठीक है, तो एल्कली में अगर डिसॉल्व करोगे तो क्या बना लेगा? मेटाबोरेट। मेटाबोरेट होता है BO2 माइनस। जैसे अगर हम बोले कि बोरॉन कैसा है? वीकली एसिडिक है। कैसा है नेचर इसका? वीकली एसिडिक। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर तो होगा ही होगा, तो ये बनाएगा NaBO2। इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। नोट कर लीजिए। मतलब बोरॉन के ऑक्साइड, बोरॉन का खुद का नेचर एसिडिक तो होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। किस तरीके का होगा? वीक एसिड। BO2 माइनस होगा मेटाबोरेट। मेटाबोरेट। अगर हम बोले BO2 माइनस को, तो इसको क्या नाम दोगे? मेटाबोरेट आयन। नोट हो गई यहां तक की बात? हो गया बच्चों? नहीं मैम। ये सारे पॉइंट हो चुके हैं आई थिंक, पहले कहीं ना कहीं शुरू शुरू में। हम्म? अब तो हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज ही नहीं आ रही किसी की। वो भी हो गया आपका? हाँ। हो गयो?
देखो इसी तरीके से बोरॉन से भी रिएक्शन होने पे मेटाबोरेट बन रहा है, और बोरॉन का अगर ऑक्साइड ले लो तो उससे भी मेटाबोरेट ही बनेगा। जैसे B2O3 अगर हम ले लें, B2O3 को बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, या इसको बोल सकते हैं बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। नया नाम है क्या? बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। इस बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड की अगर हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो NaOH से रिएक्शन करने के बाद ये बोरिक मेटाबोरेट बनाता है। किसको? सेस्क्यू, सेस्क्यू। B2O3 plus 2 NaOH gives NaBO2 plus H2। और अगर हम ले लें बोरॉन का हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं, BOH होल थ्राइस, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दें तो ये भी यही बनाता है, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस वाटर। NaBO2 प्लस वाटर, यानी बोरॉन का ऑक्साइड, बोरॉन का हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम? बोरिक एसिड। ये भी एक वीक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है, और इसके पहले हमने बोरॉन की बात की थी, वो भी वीकली एसिडिक होता है। क्लियर है बात? नोट हो गया यहां तक? Yes, ma'am. अब देखो अगर हम लोग रिएक्शन करा दें ट्राई हैलाइड की, अगर हम रिएक्शन कराएं ट्राई हैलाइड की वाटर के साथ, ट्राई हैलाइड का मतलब BCl3, BBr3, BF3, ठीक है, या AlF3, AlCl3, इन सब की बात करें हम, तो अगर हम ट्राई हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो वाटर से रिएक्शन करने पे हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस होने पे स्पेशल चीज हमको क्या देखने को मिलती है कि अगर हम रिएक्शन करा दें BCl3 की वाटर से, ठीक है, BCl3 की वाटर से अगर हम रिएक्शन करा दें तो B जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद एक स्पीसीज बनाता है जो होती है टेट्राहेड्रल, और वो स्पीसीज क्या बनेगी? BOH होल 4 माइनस। तो स्पीसीज कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर यहीं पे ले लो AlCl3 और इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम ट्राई हैलाइड की, AlCl3 ले लो, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो इसकी हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि Al के पास होता है 2D, Al के पास 3D, सॉरी, Al के पास 3D ऑर्बिटल होता है, इसलिए क्या करता है, ये वाटर के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से।
वाटर के 6 इसके साथ अटैच होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये AlH2O होल 6 प्लस 3 वाली स्पीसीज बना लेता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरॉन का ट्राईहेलाइड हाइड्रोलिसिस पे टेट्राहेड्रल स्पीसीज बना रहा है, जबकि एल्यूमिनियम का ट्राईहेलाइड हाइड्रोलिसिस पे ऑक्टाहेड्रल क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके पास 3D ऑर्बिटल है, उसके पास स्पेस है कि वो और H2O मॉलिक्यूल को एकोमोडेट कर सकता है। बोरॉन के पास स्पेस नहीं है। बोरॉन अगर मैक्सिमम अपने को एक्सपेंड करे तो ये 4 को ही जगह दे सकता है। क्लियर है बात? ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे लास्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है ट्राईहेलाइड ऑफ बोरॉन आर मोनोमेरिक। मोनोमेरिक का मतलब सिंगल रहेगा, ठीक है, जैसे BF3 है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसका रीजन क्या है कि भाई बोरॉन के पास अगर BCl3 बना है या BF3 बना हुआ है तो वहां पे उसको अगर 4 क्लोरीन अटैच कराने हैं तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 4 बॉन्ड बना सके, 4 हैलोजन को वो एक्सेप्ट कर सके। लेकिन अगर एल्यूमिनियम की बात करो तो एल्यूमिनियम क्या करता है, Al2Cl6 बना लेता है। बोरॉन तो केवल BCl3 बनाता है, BBr3 बनाता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, Al2Cl6 बना लेता है, मतलब डाइमर बना लेता है। डाइमर क्यों बनाता है? अगर Al2Cl6 के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो तो Al2Cl6 के स्ट्रक्चर में क्या था, Al Cl Cl Cl, फिर यहाँ पे Al, इधर Cl इधर Cl, यही चीज थी। और एक एल्यूमिनियम 4 Cl से अटैच हो पा रहा था। एक एल्यूमिनियम किससे अटैच हो पा रहा था, 4 Cl से, 4 Cl से बॉन्ड बना पा रहा था। उसका रीजन क्या था कि एल्यूमिनियम के पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3d0 होता है। इसके पास 3D ऑर्बिटल होता है, साइज बड़ा होता है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये 1 2 3 4 एल्यूमिनियम को एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन बोरॉन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए BCl3 डाइमर नहीं बनाता है। डाइमर बनाने के लिए अगर वो डाइमर बनाएगा, इस तरीके के फॉर्मेट में जाएगा, तो उसको 4 Cl अपने चारों तरफ अटैच कराने पड़ेंगे। और बोरॉन की ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 4 हेलोजन एटम को अटैच करवा सके। क्लियर है बात यहां तक की? इसके बाद क्योंकि बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं, उनके सेंट्रल मेटल के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और लोन पेयर को गेन करता है। तो कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जो आपके जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है? बोरॉन का कंपाउंड किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? अगर हम ध्यान दें तो हम बात कर सकते हैं कि ये एक तो अमोनिया के साथ बनाता है जिसकी रिएक्शन की हमने बात करी थी, ईथर के साथ बनाता है, अल्कोहल के साथ बनाता है, F- के साथ बनाता है। अगर हम बात करें कि भाई BF3 अमोनिया के साथ क्यों जुड़ रहा है,
क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर को देता हुआ इसके साथ जुड़ जाएगा और बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इथेनॉल की बात करें C2H5OH की, तो C2H5OH के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। अगर BF3 इसके साथ अटैच हो रहा है तो BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी क्या करेगा, इथेनॉल भी इसको एक अपना लोन पेयर दे सकता है और इसके साथ अटैच हो सकता है। BF3 को अगर हम ऐसे लिख दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा रहेगा और इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया है, BF3 के पास। इसी तरीके से अगर बात करो F- की, तो F- पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। F- का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना F- का मतलब, तो एक से तो बॉन्ड बना लेगा एक लोन पेयर दे करके, F के साथ भी अटैच हो सकता है। कौन से बॉन्ड से, अमोनिया के साथ होता ही है, C2H5OH के साथ हो सकता है, F- के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक और मॉलिक्यूल था जैसे कि आप देख सकते हो ईथर, C2H5O C2H5 ईथर है, ईथर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो अगर इसके पास BF3 आएगा तो BF3 तो गरीब आदमी है और ईथर क्या है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अमीर आदमी है, तो क्या करेगा, BF3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन, ईथर का, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला जा रहा है। यहां तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़े। तो क्या हुआ, नहीं आज युद्ध, यहां तक क्लियर है बात। अब आप लोग की जनरल बोरॉन फैमिली खत्म हो गई है, अब हम लोग इसके पढ़ेंगे 3-4 कंपाउंड बोरॉन फैमिली के, फिर बोरॉन फैमिली अपनी हो जाती है खत्म। इसके बाद कंपाउंड के बाद, कंपाउंड में हमको पढ़ने हैं यूजेस, और यूजेस पढ़ने हैं, कैसे बनाते हैं वो पढ़ना है, और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, याद आपको वो करने हैं जो एनसीईआरटी में हैं। अब बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले जो कंपाउंड को हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंपाउंड है हमारा, उसको बोलते हैं बोरेक्स। इरेज क्यों नहीं हो रहा, सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है बोरेक्स, बोरॉन का पहला कंपाउंड बोरेक्स। इसको हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, केमिकल नेम। अगर हम फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Na2B4O7.10H2। नेचर में ये प्रेजेंट होता है, इसको टिंकल या सुहागा भी बोलते हैं। नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है टिंकल या सुहागा भी बोल सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ मिलेगा ही आपको, एक फॉर्मूला और मिलेगा Na2B4 Na2B4O5 H2O Na2B4O5
OH होल 4 और बाहर की तरफ 8H2O। OH होल 4 और बाहर की तरफ 8H2O। एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट में ये प्रेजेंट होता है, वो तो यही है, Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2O। 8H2O बाहर की तरफ होते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला ये लिखें हम Na2B4O7 डॉट 10H2O, तो इसकी बेसिस पे नाम देंगे सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो B4O5OH होल 4 है, इसको हम कहते हैं टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। इसमें इस तरीके की 4 न्यूक्लियर यूनिट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स बोलते हैं। बोरेक्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट से बना हुआ। B4O5OH होल 4, और अगर इसको ब्रेक करोगे आप, 8H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको अगर अलग कर दो और इनको अगर ब्रेक करो, तो ये क्या बनेगा, Na2B4O5OH होल 4 8H2O। अगर इसको पूरा ब्रेक करो और ब्रेक करके इसको आप ऐसे लिखो, अगर Na प्लस B4O5OH होल 4, इस पे -2 का चार्ज और 8H2O अलग कर दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं 4 टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। बोरेक्स के स्ट्रक्चर में ये 4 टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती हैं। फॉर्मूला क्या है, B4O5OH होल 4, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है, -2। अगर ये ऐसे याद नहीं हो, तो आपको याद करने का एक तरीका है कि आपके 4 बोरॉन हैं और 4 OH है। स्ट्रक्चर से याद कर लो कि हमें इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। ये नोट हो गया, तो स्ट्रक्चर बनाओ। ऑनलाइन में क्या बात है, आज आवाज नहीं आ रही है किसी की? हाँ, ये 4 टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स हैं। टेट्रा क्यों बोला, 4, न्यूक्लियर क्यों बोला, क्योंकि बोरॉन के कितने एटम्स हैं, 4। स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देख लो, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है BOH, B भी 4 है, OH भी 4 है, तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने में क्या करो, B B B B, ठीक है। यहाँ पे OH बना दो, फिर यहाँ पे OH बना दो, यहाँ पे भी OH बना दो, इधर पे भी OH बना दो। स्ट्रक्चर ऐसे याद रखना है। B4OH होल 4 था ना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन थे बीच में, कितने ऑक्सीजन है, 5। तो ऐसा करते हैं कि सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन दे देते हैं। सबके बीच में क्या बना दिया, एक एक ऑक्सीजन। अभी भी 5 है, तो एक ऑक्सीजन बीच में भी बना दो। 2 का माइनस चार्ज है, तो किसी भी 2 बोरॉन एटम पे माइनस का चार्ज दे दीजिए। ये बन गया किसका स्ट्रक्चर, B4OH
O5 OH होल 4 -2 का। क्लियर है बात? याद करने का क्या तरीका था? 4 B थे, 4 OH थे, तो पहले सबके साथ लगा दो, फिर 2 बोरॉन पे माइनस चार्ज दे दो, फिर 5 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थे तो 2 बोरॉन के बीच बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो, फिर किसी भी 2 बोरॉन के बीच में आप क्या करो, ऑक्सीजन लगा दो। अब ध्यान से देख लो कि इस बोरॉन को देखो, एक इस स्ट्रक्चर में एक मिस्टेक है, जरा ढूंढो। बॉन्डिंग वाइज एक मिस्टेक दिखाई दे रही है, जल्दी से एलिमिनेट करो जरा। ऑक्सीजन तो सही है जितने, हाँ तो टोटल में तो इतने ही होगा ना, O5 और OH में 4 में 9 हो गए। कोई गलती दिख रही है इसमें? नहीं? ऑनलाइन में कोई बताना चाहता हो? अच्छा, मैं बोल दूं कि गलती है तो ढूंढो। ऊपर वाले बोरॉन को देखो, 4 बॉन्ड बना रखा है ना। ओ भैया, ऊपर वाले बोरॉन को देखिए, इस बोरॉन को देखिए, 4 बॉन्ड बना रखा है ना, तो 4 वाला बॉन्ड वही बनाएगा जिसके पास चार्ज होगा। स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्या गलती हुई? 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, तो जिसके पास माइनस चार्ज होगा वही क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड। नहीं तो बोरॉन की तो कैपेसिटी नहीं है, आपको पता है। जब माइनस चार्ज आएगा तभी तो 4 बॉन्ड बना सकता है वो। करेक्शन कर लीजिए इसमें। अरे आज तुम्हें क्या हुआ? चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कहाँ थे आप?